तो ये क्लियर क्लास में कोई डाउट? नहीं सर, ये क्लियर था सर। एक्सप्लोर किया टीसीपी, यूडीपी, एचटीटीपी, एचटीटीपीएस? ये सर थोड़ा सा देखा था अपने से। चलो ठीक है। अब एचटीटीपी एंड एचटीटीपीएस की रिक्वायरमेंट क्या है? ये हमारे सिक्योरिटी को कुछ सेफ रखता है सर, इंक्रिप्शन बेसिस पे देखा जाए तो। ये एच जो होता है केवल प्लेन टेक्स्ट को ही समझता है, और एच जो होता है वो प्लेन टेक्स्ट को इनक्रिप्ट करके भेजता है, ठीक जिससे है कि हमारी सिक्योरिटी। बस चलो ठीक है बस आगे देखते हैं। एक्चुअली हमारे सिस्टम में, कंप्यूटर में, चाहे कोई भी आप कंप्यूटर यूज कर रहे हो या किसी भी मशीन की बात करें, चले स्टार्ट कर रहे हैं ना? रेडी सभी ये लोग? सर, ये सर। ये हमारी मशीन है, मशीन मीन्स कंप्यूटर, जो भी सर्वर्स है। तो सभी मशीन्स में जो प्रोटेक्शन के लिए लगे होते हैं, प्रोटेक्ट करने के लिए कि कोई भी मिसलेनियस कोड या कोई भी हैकर या कोई अनऑथराइज पर्सन हमारे मशीन को डायरेक्ट एक्सेस ना कर सके, इसके लिए एक लगाया जाता है सिस्टम के अंदर फायरवॉल। क्या लगाया जाता है? फायरवॉल। फायरवॉल नाम सुने हैं फायरवॉल का? बिल्कुल सुना है सर। हाँ सर। सभी लोग सुने हैं ना फायरवॉल? तो फायरवॉल क्या काम करता है? ये आपके सिस्टम को, कंप्यूटर को इंटरनेट से जब कनेक्ट करते हैं तो जो भी मिसलेनियस कोड है, वायरसेस हैं, इन सभी चीज से प्रोटेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं किसका? फायरवॉल्स का। कैसे प्रोटेक्ट करता है, क्या है सिस्टम इसका फायरवॉल का, तो देखते हैं। ठीक है, ये मशीन है, सर्वर है, इसके अंदर हमारा एप्लीकेशन चल रहा। ठीक है, जब भी कोई रिक्वेस्ट आ रही क्लाइंट साइड से, मीन्स ब्राउजर से, ये आपका ब्राउजर है, ये आपका क्या है? ब्राउजर। तो ब्राउजर है तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने इस सिस्टम में, आपके सर्वर में आपने अलाउ कर रखा है HTTP एंड HTTPS, अलाउ कर, ठीक है, सिस्टम में आपने अलाउ किया क्या? जो भी पोर्ट नंबर 80, डिफॉल्ट पोर्ट नंबर मीन्स 80 एंड 443 और SSH 22, ये सारे पोर्ट को आपने अलाउ कर दिए कि ये रिक्वेस्ट यहां से आएगी। माइक ऑफ करो, किसका ऑन है? विशाल, तुरंत माइक ऑफ किया करो, ठीक है? ये रिक्वेस्ट मीन्स कोई भी यूआरएल यहां से आ रही है। जैसे मान लो मैंने जैसे लास्ट क्लास में बताया कि आदिल IT एक वेबसाइट है, ठीक है, इस वेबसाइट से रिक्वेस्ट जा रही है डायरेक्ट इस पे सर्वर पे, तो क्या रिक्वेस्ट लेके जा रही है यहाँ से? www.adilit.com, ये URL हाँ, लेकर के पूछा। ये यूआरएल लेकर ट्रेवल कर रही है, तो ये जाएगी तो HTTPS है, ये HTTP सही जाएगा तो HTTPS फॉर्म में। HTTPS। अगर HTTPS को हमने क्या किया, अलाउ किया है, तो ये मशीन उसको एंटर करने देगी कि ठीक है आप एंटर हो जाए मशीन के अंदर। कौन अलाउ करेगा? फायरवॉल, क्योंकि मशीन में क्या किया गया, अलाउ किया गया HTTP और HTTPS और SSH से जो भी रिक्वेस्ट आ रही है वो सब के सबको अलाउ किया जाए, मतलब एक्सेस करने दिया जाए। तो अलाउ कैसे करते हैं? अलाउ किसी भी मशीन को कैसे अलाउ किया जाएगा? आपके अपने सिस्टम में अलाउ करना होगा तो कैसे करेंगे? सर जैसे फोन्स में कई सारे एप्लीकेशंस में ऐप इन्फो रहता है ना, तो उसमें हर एक एप्लीकेशन में ना एक ऑप्शन रहता है परमिशन का। अगर उसको हम एनेबल कर देते हैं ना, कि कैमरा हुआ या फाइल मैनेजर हुआ या कॉन्टैक्ट्स को वो एक्सेस करना चाहे, जो कि पूछता भी है, तो हम अपने एंड से दे भी सकते हैं।
अगर वो हमने अलाउ कर दिया, मतलब इनेबल कर दिया, इसका मतलब हम उस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन के अंदर का एक्सेस, कॉन्टैक्ट, कैमरा, ये सब एक्सेस करने के लिए परमिशन खुद दे रहे हैं। हम फायरवॉल की बात कर रहे हाँ। हैं। ब्राउजर से कोई डेटा अगर आ रहा है आपके पास तो कैसे इसको अलाउ करेंगे, किसको डिनाई कैसे करेंगे कि नहीं ये चीजें हमें नहीं चाहिए, इस चीज से एक्सेस करना है। सर हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ सेटिंग्स रहते हैं, कंट्रोल पैनल चलो में ठीक है, जाके। देखो 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 AWS एक जो है सिस्टम, एक AWS एक अकाउंट मतलब एक प्रकार से अमेजन एक सर्विसेज है जो रेंटल मशीन प्रोवाइड करता है, रेंट में मशीन देता है। सिस्टम समझो पहले। टू फाइव टू 958। ये AWS का कंसोल है। ये इसका जो रीजन है मुंबई रीजन, मुंबई रीजन में जो एपी साउथ हाइफन वन एक जोन है, रीजन है, उसके अंदर उस रीजन का नाम। इसके अलावा अलग अलग स्टेट्स में यूनाइटेड स्टेट, एशिया पैसिफिक में मुंबई, ओस्का, सियोल, ठीक है, सिडनी, टोक्यो, कनाडा, यूरोप, साउथ अमेरिका, ये सभी जगह क्या है डेटा सेंटर बना के रखे गए। डेटा सेंटर मालूम है ना, डेटा सेंटर। हम्म। डेटा हाँ सर। सेंटर ऑफ मुंबई, ये AWS इन इंडिया। ये है डेटा सेंटर इंडिया का। क्या है इंडिया? AWS operates two main cloud region in India, Mumbai launched 2016 एंड हैदराबाद में अभी लॉन्च किया गया है 2022 में। प्रोवाइडेड मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स, अवेलेबिलिटी जोन्स मींस अलग अलग एरिया होते हैं। जैसे कि इन हमारा मान लो MP है, तो MP में डिफरेंट डिफरेंट, MP हमारा पूरा क्या हो गया, एक रीजन हो गई, और उस रीजन के अंदर क्या हो गया, मल्टीपल्स अवेलेबिलिटी जोन। तो अवेलेबिलिटी जोन मीन्स कि भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ये तीन जगहों पे हमने क्या बना के रखा है, अपना बड़ा बड़ा डेटा सेंटर बना के रखा है, जहां आप अपने मशीन को परचेज कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए आपने भोपाल में मशीन परचेज किया है किसी भी रीजन से, उस भोपाल का जो इलेक्ट्रिसिटी या किसी किसी रीजन से बाढ़ आ गई या फिर भूकंप की वजह से, तो वो डैमेज हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, AWS प्रोवाइड करता है कि आपका डेटा फुल्ली सिक्योर्ड है। अगर भोपाल में अगर किसी रीजन से कुछ प्रॉब्लम आती है तो सेम डेटा आपका इंदौर में रखा रहेगा। इंदौर से आपकी जो भी यूजर्स हैं, जो भी क्लाइंट है, वो वहां से एक्सेस करेंगे सेम एप्लीकेशंस को, कभी भी आपका प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर वापस से रिकवर कर दिया जाएगा डेटा। अगर भोपाल का वापस से सारी चीजें सिस्टम सही हो जाती है तो दोबारा, अगर इंदौर और भोपाल में दोनों में कोई प्रॉब्लम्स आती है तो जबलपुर में होगा, जबलपुर का डेटा सेंटर आपका अभी अवेलेबल। तो इस तरह से मल्टीपल डेटा सेंटर्स मींस अलग अलग अवेलेबिलिटी जोन्स प्रोवाइड किए गए हैं। ये देखिए डेटा सेंटर्स, ये AWS का डेटा सेंटर है, ये मशीन्स बने है ना। अवेलेबिलिटी जोन्स क्या होती है? करंटली AWS हैज 96 अवेलेबिलिटी जोन्स अक्रॉस 30 ज्योग्राफिकल एरिया। AWS के पास क्या है, 96 अवेलेबिलिटी जोन्स है, 30 ज्योग्राफिकल जो रीजन्स होते हैं, रीजन्स कहाँ कहाँ है, इंक्लूडिंग ये लॉन्च किया गया 15 अवेलेबिलिटी जोन रीजन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इजराइल, न्यूजीलैंड, ठीक है, एंड थाईलैंड। अलग अलग जगहों पे किया गया। अभी जो स्टार्ट हुआ है हैदराबाद में 2022 में AWS का एक और, तो काफी ये पावरफुल भी है और जो है इस समय डिमांडेबल है, स्टार्टअप्स के लिए काफी अच्छा बेस्ट माना जाता है। ठीक है, तो फिलहाल हम AWS की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं किसकी, किसकी बात कर रहे हैं, HTTP एंड HTTPS की। मान लीजिए किसी भी इसमें जो भी आप देख रहे हैं, इसमें से मैंने कोई भी एक मशीन परचेस कर लिया, ठीक है। एक मशीन परचेस करने के लिए हमें क्या चाहिए,
EC2 इंस्टेंस, EC2 जो होती है इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड, Amazon Elastic Compute Cloud EC2 instance create, manage and monitor virtual servers in the cloud. Cloud means remotely, remote means यहाँ से बैठे बैठे वहाँ एक्सेस करना, ठीक है। तो मैंने यहाँ पास क्या किया, एक मशीन, ये सारे मशीन हमारे लॉन्च है पहले से, बट एक मशीन हम क्रिएट करने जा रहे हैं, लॉन्च रेंटल मशीन, ठीक है। अभी आपके पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सारी चीजें इनबिल्ट है, अब हम एक नया मशीन बनाने जा रहे हैं, मतलब एक सर्वर हमें मिला है एम्प्टी सर्वर मीन्स उसके अंदर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, कोई सी ड्राइव नहीं है, कोई डी ड्राइव नहीं है, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड नहीं है। वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ खाली मशीन है। जैसे कि आप किसी भी शॉप पर जाते हैं, बोलते हैं मुझे एक मशीन चाहिए, आपने मशीन परचेस किया मीन्स कंप्यूटर, कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन आपने बताया मुझे ये कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, तो वो क्या करता है उस कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग सेटअप करता है, देन उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करता है ना। तो इस तरह से हमने मशीन का नाम रख लिया जी। मान लीजिए विंडोज मशीन आपको परचेस करना है तो विंडोज, उबुंटू, मैक ओएस, लिनक्स, अमेजॉन, सुसी, डेबियन, मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाएंगे। तो मान लीजिए हमने यहाँ पास एक विंडोज नाम का एक ऑपरेटिंग सिस्टम चूज कर लिया, मैंने लिख दिया माई विंडोज विंडोज मशीन। एक मशीन हमने क्या किया, क्रिएट किया, और इस मशीन को मैंने क्लिक किया विंडोज मशीन। विंडोज मशीन की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ये कॉन्फ़िगरेशन है फ्री ट्रायल एलिजिबल है, अभी फ्री में मिलेगा। इसकी डिस्क्रिप्शन है विंडोज मशीन है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर 2015 25 सॉरी, फुल लोकल मशीन AMI प्रोवाइडेड बाय Amazon, 64 बिट्स का इसका आर्किटेक्चर है, ये उसकी आईडी है, पब्लिश्ड एंड यूजर नेम इसका एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, वेरीफाइड। इंस्टेंस टाइप आपको नहीं समझ में आ रहा, कोई इशू नहीं है, आपको कोई भी समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है, सिर्फ मशीन में आपको बता रहा हूँ कि मशीन्स क्या होती है, कैसे हम अलाउ करते हैं और डिनाई करते हैं, ठीक है। ये उसकी रैम कैपेसिटी, कितनी रैम्स होंगी इसके अंदर, CPU क्या होगा, T23 माइक्रो वगैरह सब, प्रोसेसर USD है, क्या क्या चीज़ है, क्या क्या चार्जेस। की पेयर बोलता है आपको, की प्राइवेट, इसके अंदर की देते हैं, AWS से की देता है सिक्योरिटी रीजन से, कि आप जिसके पास ये की होगा वही उस मशीन को एक्सेस कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। नेटवर्क सेटिंग, नेटवर्किंग क्या होती है, नेटवर्क में जाएंगे, यहाँ पास VPC देता है, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड्स के अंदर सबनेटिंग करना है, पार्टीशन बनाना है, ऑटो असाइनिंग IP एड्रेसेस, पब्लिक IP एड्रेसेस असाइन करने के लिए। क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप्स, यहाँ पास क्या लिखा है, क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप, यहाँ ऊपर टॉप पे पढ़े क्या लिखा है, यहाँ पास फायरवॉल सिक्योरिटी ग्रुप, है ना। फायरवॉल क्या है, फायरवॉल क्या है, एक सिक्योरिटी ग्रुप सर। हाँ सिक्योरिटी ग्रुप AWS में बोला जाता है। फायरवॉल क्या है, मशीन को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी मिसलेनियस कोड या कोई भी हैकर या कोई अनऑथराइज्ड पर्सन को रोकने के लिए या अलाउ और डिनाइड करने के लिए, किसके लिए, अनऑथराइज्ड पर्सन को अलाउ और डिनाइड करने के लिए। क्या लिखा है, अ सिक्योरिटी ग्रुप इज अ सेट ऑफ फायरवॉल्स रूल्स, मिस फायरवॉल्स रूल्स जो है उसको क्या लिखा, दैट कंट्रोल और दैट कंट्रोल द ट्रैफिक फॉर योर इंस्टेंस। समझ में आया, जो ट्रैफिक आ रहे हैं उसको कंट्रोल करने के लिए हम यूज करते हैं फायरवॉल का। एड रूल टू अलाउ स्पेसिफिक ट्रैफिक टू रीच योर इंस्टेंस। समझ में आया, इंस्टेंस मीन्स मशीन, क्या है, ऐड रूल को ऐड करो टू अलाउ स्पेसिफिक ट्रैफिक टू रीच योर इंस्टेंस। तो हमने क्या यहाँ पास लिखा है, क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप, आप सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करें, या फिर आपके पास पहले से बना है तो उससे एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप को ऐड कर ले। तो ये डिफॉल्ट है, अलग अलग है, ये हमारा हमने मैनुअली क्रिएट किया है, बट इसको कैसे मैनेज करते हैं सारी चीजें आपका काम नहीं है अभी फिलहाल के लिए। तो यहाँ पास मैं क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप में क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ लिखा है वी विल क्रिएट अ न्यू सिक्योरिटी ग्रुप कॉल्ड लॉन्च टू विजार्ड 34 विद द फॉलोइंग रूल्स। तो ये जो रूल्स पहले से बने हुए हैं उसको मैंने क्या किया, अलाउ किया है, ठीक है। लिखा है अलाउ RDP ट्रैफिक
RDP मीन्स क्या होता है? RDP रिमोट डेस्कटॉप। जब आप अपने कंप्यूटर में RDP सर्च करेंगे, RDP, ये है आपका RDP, दिख रहा? क्योंकि एक्चुअली पावर नहीं है आज हमारे यहाँ, इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा सा इशू है, वो मेंटेनेंस चल रहा है, 12 बजे के बाद आएगी लाइट, इसलिए मैं आपको फटाफट कवर कर रहा हूँ, ठीक है? तो RDP समझ में आ रहा? रिमोट डेस्कटॉप। तो RDP ओपन करेंगे, तो RDP रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन, इसको जैसे ही आप ये से जो रिक्वेस्ट जाएगी मशीन पर, उसको हमने क्या कर रखा है यहाँ, बाय डिफॉल्ट अलाउ किया है कि किसी भी मशीन को कनेक्ट करना है, विंडोज मशीन की, मेनली RDP जो यूज किया जाता है विंडोज मशीन को कनेक्ट करने के लिए, तो RDP अलाउ है। दूसरा यहाँ पास HTTPS ट्रैफिक फॉर इंटरनेट, तो ये टू सेट अप एन एंड पॉइंट्स, फॉर एग्जाम्पल व्हेन क्रिएटिंग अ वेब सर्वर, जब भी आप वेब सर्वर एप्लीकेशंस क्रिएट कर रहे हैं तो उस टाइम पर आप इसको अलाउ कर सकते हैं, अदरवाइज को डिनाई कर सकते हैं। अलाउ HTTP ट्रैफिक फ्रॉम द इंटरनेट टू सेट अप एंड पॉइंट्स फॉर एग्जाम्पल व्हेन क्रिएटिंग अ वेब सर्वर, तो इसको अलाउ कर सकते हैं और या अदरवाइज डिनाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पास एनीवेयर लिखा है, एनीवेयर मीन्स पूरा कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है, या फिर किसी भी मशीन की IP एड्रेस दे सकते हैं, या फिर कस्टम क्रिएट कर सकते हैं। ये है सारी चीजें मशीन की कॉन्फ़िगरेशन। कोई भी मशीन अगर हम लॉन्च कर रहे हैं तो उसके लिए हमें सारी चीजें क्या करनी पड़ेगी, कॉन्फ़िगर करनी पड़ती है। समझ में आ रहा? अलाउ और डिनाइड, ये है HTTP HTTPS। अब मैंने मान लीजिए इसको लॉन्च किया, ठीक, ये मशीन हमारा लॉन्च हो गया है डिफॉल्ट सेटअप से, जो भी इसका डिफॉल्ट सेटअप है उसके अकॉर्डिंग, हमने कुछ भी कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया, ठीक। तो ये है रनिंग माय विंडोज मशीन, इस ये मशीन है, मशीन का इंस्टेंस ID, और ये सारी चीजें लगी हुई। तो इसकी IP एड्रेस है, यहाँ से IP एड्रेस, या फिर डायरेक्ट कनेक्ट करना है तो आप यहाँ से कनेक्ट पर जाएंगे, कनेक्ट कनेक्ट RDP क्लाइंट्स, SSH मशीन के थ्रू RDP क्लाइंट कहाँ है? हमारे सिस्टम में। ये मशीन कहाँ रन हो रहा? AWS में। AWS मीन्स डेटा सेंटर के अंदर। तो ये मशीन में बोलता है कि अगर आपको रिमोट डेस्कटॉप आपके पास अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। हमने क्या बोला? कनेक्ट यूजिंग RDP क्लाइंट, यस। यहाँ से कॉपी किया पब्लिक DNS, क्या होती है पब्लिक DNS? मीन्स डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम। यूजर नेम क्या है इसका? एडमिनिस्ट्रेटर। कॉपी, इसको कॉपी किया, अपने मशीन में जाएंगे, RDP रिमोट डेस्कटॉप क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ मैंने इसको क्या किया, अपनी जो भी DNS है इसको मैंने पेस्ट कर दिया और कनेक्ट। तो जैसे ही मैं इसको कनेक्ट करूंगा तो ये आपसे मुझसे क्या मांग रहा है? यूजर नेम एंड पासवर्ड। पासवर्ड। यूजर नेम क्या है इसका? एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर मैंने इसको क्या किया, पेस्ट किया। पासवर्ड क्या? हाँ? ये EC2 जो दिख रहा है लेफ्ट साइड वो नहीं, पासवर्ड नहीं है, ये बोल रहा है कि गेट, पासवर्ड। पासवर्ड बोल अच्छा, रहा है गेट करो, ठीक है। EC2 कहाँ दिख रहा तुमको? वो पब्लिक DNS के नीचे देख लिया था मैंने सर। नहीं नहीं, ठीक है, ये तो DNS नेम, यही चीज समझाना है ना आपको कि एक मशीन में क्या क्या चीजें होती हैं। आप सर्वर पे आप काम करने जा रहे हैं, लाइव सर्वर, तो सर्वर के बारे में मालूम होना चाहिए ना, सर्वर में क्या क्या होता है, ठीक है। यस। तो DNS क्या है? यूजर नेम पासवर्ड। अब यहाँ बोल रहा है कि पासवर्ड गेट करना, तो पासवर्ड हम कैसे गेट करेंगे? गेट पासवर्ड पे क्लिक किया, यहाँ बोला अपलोड प्राइवेट की, तो प्राइवेट की जो मशीन क्रिएट किया होगा उसे ही मिली होगी। तो मैंने क्या किया है, एक मशीन क्रिएट किया है, उसमें जो प्राइवेट की ऐड किया है उसका नाम है, मैं यहाँ पास जाता हूँ, ये डाउनलोड किया था अपने सिस्टम में, पहले से क्रिएट करके रखा है मेरा। क्या नाम है उसका? कॉमन पेम फाइल, कॉमन डॉट पेम फाइल, ये है। ये हमारी क्या है? प्राइवेट की। इस प्राइवेट की को प्रोवाइड करना होगा किसको? अपलोड करना होगा यहाँ, तब जाके हमें प्राइवेट मिले। तो यहाँ से मैंने क्या किया, कॉमन डाउनलोड पे
ये कॉमन पेम फाइल अपलोड, जैसे मैं इसको अपलोड करूंगा तो ये पूरी प्राइवेट की है, बिगिंस RS से प्राइवेट की, एंड इसको क्या है यहाँ लिखा है, देखो यहाँ डिक्रिप्ट पासवर्ड, ये एनक्रिप्टेड है, अब मैंने इसे डिक्रिप्ट किया, अब डिक्रिप्ट पासवर्ड ये मुझे मिल गया, नीचे देखो पासवर्ड आ गया। अब इस पासवर्ड को कॉपी करना है, जो भी क्लाइंट है इसको मैंने क्या किया, यहाँ पास पेस्ट कर दिया, ये पेस्ट, ओके। Your credential did not work. लॉग अटेम्प्ट failed, तो फिर से कॉपी करते हैं इसको, CZ पासवर्ड सेम ही है कि दूसरा तो नहीं पेस्ट हो रहा हो। सही है। इनको 1 मिनट, दोबारा इसको फिर से इसको क्या करते हैं हम लोग, DNS नेम इसका EC2 526 EC2 5266, इसमें क्या है 526651, सही है। AP साथ -1 5266 एडमिनिस्ट्रेटर, पासवर्ड, ठीक है, यहाँ से भी कर सकते हैं, नहीं तो एक काम करो, डायरेक्ट क्या करो, डाउनलोड रिमोट डेस्कटॉप, और इसको मैंने क्या किया, ओपन कर लो, तो डायरेक्ट ओपन किया, कनेक्ट, पासवर्ड, एडमिनिस्ट्रेटर, पासवर्ड, यस, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर, ये लॉन्च हो रहा हमारा मशीन, तो ये हमने क्या किया, एक विंडोज मशीन परचेस कर, मशीन सेटअप रेडी हो रहा है इसका, ठीक है। ये हमारा क्या है, न्यू मशीन क्रिएट हो गया, समझ में आ गया, ये नया मशीन हमने परचेस किया ना अभी अभी। अब इसमें अगर कुछ भी मैं सर्वर इंस्टॉल करता हूँ या एप्लीकेशन डिप्लॉय करता हूँ और कोई दूसरा यूजर जो वहां से एक्सेस करता है, तो उस टाइम पर ये मशीन जो है इसको अलाउ नहीं करेगी, कोई भी रिक्वेस्ट आएगा ब्राउजर से इसको एक्सेस करने के लिए तो वो क्या कर देगा, डिनाई कर देगा, किसकी किस रीजन से, फायरवॉल की वजह से, समझ में आ रहा, हेलो, हाँ, ये सवाल पूरा फायरवॉल की वजह से वो मना करेगा। तो उसके लिए हम अभी क्या है, पूरा सारी चीज सेटअप नहीं कर सकते, इसके अंदर एप्लीकेशन डिप्लॉय करना होगा, फाइल्स रन होने करने के लिए फिर एक्सेस करना होगा, सारी चीजें सेटअप बनानी पड़ेगी, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ अलाउ और डिनाई बता रहा हूँ कि कैसे अलाउ और डिनाई करते हैं। तो यहाँ इस तरह से मशीन लॉन्च होती है, और उस मशीन को अब अलाउ करना है, तो हम जाएंगे इसकी सिक्योरिटी, सिक्योरिटी एक ग्रुप है जिसको फायरवॉल सिक्योरिटी के लिए, यहाँ पर सिक्योरिटी ग्रुप मींस फायरवॉल सिक्योरिटी, इसमें क्लिक करेंगे, यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या दिया गया, RDP के लिए अलाउ किया गया है, एडिट इनबाउंड रूल्स,
मीन्स उस मशीन को यहाँ से ऐड रूल टीसीपी, कस्टम टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स, यूडीपी, यहाँ क्या क्या है, एचटीटीपी, ऑल ट्रैफिक, सभी के लिए अलाउ कर, एसएमटीपी, टीएनएस, एचटीटीपी। अगर मुझे एचटीटीपी को भी अलाउ करना है मीन्स अनऑथराइज पर्सन, तो उसके लिए हम यहाँ पास एक नया रूल बनाएंगे। और एचटीटीपीएस को भी अलाउ करना है तो एक नया रूल बनेगा, ठीक है। एचटीटीपीएस, एचटीटीपीएस कस्टम एनीवेयर, मतलब कोई भी, मतलब स्पेसिफिक आईपी एड्रेस नहीं, उस मशीन की कोई भी एक्सेस कर सकता है हमारे एप्लीकेशन को, चाहे वो ऑथराइज हो या अनऑथराइज। एचटीटीपी को अलाउ किया तो क्या प्रॉब्लम होगी कि अनऑथराइज पर्सन हमारे एप्लीकेशन को एक्सेस करने लगेंगे, रिक्वेस्ट भेजेंगे, तो जिसको हम क्या कर रहे हैं, ये इसको अलाउ नहीं कर रहे हैं, से डिलीट किया हमने। क्या किया, सिर्फ और सिर्फ ऑथराइज पर्सन को एक्सेस करने का परमिशन दिया। सेव रूल हो गया सेव। यहाँ पर देखिए एचटीटीपीएस पोर्ट नंबर 443 RDP 3389 TCP प्रोटोकॉल्स क्या लगे, TCP प्रोटोकॉल्स। अब जाके ये सारी जो मशीन्स है ये हमारे क्या है, परफेक्टली रन करेगी। यहाँ से सिंपल जो भी आपको करना है आप लॉन्च और डिप्लॉय कर सकते हैं इस मशीन, ठीक है। ये अब क्या हो गया, लाइव हो गया है, कोई भी कहीं से भी इस मशीन को एक्सेस कर सकता है, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं इसको क्लोज करता हूँ, अब इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि बैटरी भी मेरे पास कम है। तो इंस्टेंस में आए, अब सर्वर को हमने क्या किया, स्टॉप कर दिया क्योंकि इसकी जरूरत अब हमें नहीं है। सर्वर स्टॉप, क्योंकि एक बार लॉन्च करने का पैसा लगता है इसमें। ये हमारा मशीन हमने क्या किया। अच्छा सर, इस प्रोसेस से तो सर हम चाहे तो अपने सिस्टम में एक और ओएस क्रिएट करना चाहे तो कर सकते हैं। अगर जैसे लिनक्स को डाउनलोड करके या चलाना चाहे तो हम हाँ चला तो सकते हैं। विंडोज यूजर है ना, विंडोज सिंगल यूजर के लिए रहता है ना, मल्टी यूजर के लिए नहीं। पहले आता था सिस्टम, अब नहीं आ रहा, ठीक है। तो इस इंस्टेंस को अब हमने क्या किया, टर्मिनेट, स्टॉप कर दो, और या तो टर्मिनेट करना मतलब डिलीट, इंस्टेंस क्या हो जाएगी, टोटल प्रॉपर डिलीट हो जाएगी, इसकी जरूरत अब नहीं है। इंस्टेंस में मशीन, हमारी मशीन का कोई काम नहीं। एक्चुअली रियल टाइम में सारी चीजें बनाई जाती हैं, सब चीजें मशीन्स बनाए जाते हैं, सर्वर्स बनाए जाते हैं। जैसे जेनकिन सर्विस इंस्टॉल करना है, लिनक्स का मशीन इंस्टॉल किया हमने, तो ये डिप्लॉय करने के लिए प्रोडक्शन में अपने एप्लीकेशन को लाइव डिप्लॉयमेंट, यहाँ से अब अगर हम इसका डीएनएस नेम देंगे तो आप इसको क्या कर सकते हैं, यहीं से बैठे बैठे हमारे मशीन को, हमारे एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि आप सभी एप्लीकेशन को एक्सेस करते हैं। जैसे मैंने इसका लिंक दिया, तो ये लिंक क्या एक्चुअली लाइव डिप्लॉय है, इस वजह से ये सारी चीजें मिलती है, ठीक है। तो ये एक्चुअली कहाँ डिप्लॉय है, AWS पे ही डिप्लॉय है। यहाँ जाके आप देखेंगे यहाँ से, तो आपको ये AWS है, इसमें आपका ये इंस्टेंस प्रोफाइल, और एम्पलीफाई है राउट 53 कहीं में एप्लीकेशन हमारा क्या है, रन। ये हमारा सेटअप है। अगर आपको बोला जाए कि क्रिएट यहाँ एम्पलीफाई वगैरह डिप्लॉयड, तो लेटेस्ट जो अभी अभी डिप्लॉय किया गया उसका सारी चीजें दिखाते हैं, ठीक है। ये आई थिंक इसका है लेटेस्ट ठीक है। तो इसमें न्यू डिप्लॉयमेंट के लिए उन्होंने क्या किया, बना के रखा सारी चीजें। अगर आपको एप्लीकेशन डिप्लॉय करना है तो यहाँ से डिप्लॉय यूआरएल, विजिट यूआरएल, ये एनेबल फायरवॉल सिक्योरिटी, तो फायरवॉल्स हर जगह आपको देखने को मिलेगा। एनेबल फायरवॉल प्रोटेक्शन, वेब ट्रैफिक रिस्ट्रिक्ट्स फॉर एम्पलीफाइंग होस्टिंग आर ऑफर्ड बाय AWS एप्लीकेशन फायरवॉल।
ठीक है। तो इसलिए फायरवॉल आप समझ में आया होगा कि फायरवॉल की रिक्वायरमेंट क्या है एक्चुअली रन टाइम में अलाउ और डिनाई करने के लिए ट्रैफिक्स को। ठीक है, इसको मैं अभी क्लोज कर रहा हूँ। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। तो अब समझ में आ गया एच टी अलाउ और डिनाई, जो भी ट्रैफिक्स आएंगी यहाँ पास, जो भी यूजर्स हैं, मल्टीपल यूजर्स हो सकते हैं, यहाँ कोई सिंगल यूजर तो होगा नहीं, मल्टीपल यूजर्स होंगे जो हमारे एप्लीकेशन का एक्सेस कर रहे हैं। एप्लीकेशन कहाँ डिप्लॉय है? सर्वर पे। सर समझ गए? बोलो। हाँ सर, ये सर। हाँ। तो अब समझना है इसमें इसकी एच टी टी पी और एच टी टी पी एस जो है, इसमें दो चीजें डिफरेंट है। एक प्लेन टेक्स्ट लेकर जाता है जिसमें हैक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, और जो अनऑथोराइज्ड होता है, सिक्योर नहीं होता है। एच टी टी पी एस जो होता है ऑथोराइज होता है। बट दोनों का आर्किटेक्चर जो है सेम है। एच टी टी पी एच टी टी पी एस की बात करें तो सेम है, बट डिफरेंस इतना है इनक्रिप्शन। HTTPS जो है इनक्रिप्ट करके डेटा लेके जाता है थर्ड पार्टी के थ्रू, वो SSL सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है उनको। ठीक है, लेकिन अब HTTP जो डेटा लेकर जा रहा है वो क्या काम कर रहा है उसको देखना है। ठीक है, मैंने मान लीजिए HTTP में, ये हमारा HTTP आर्किटेक्चर, HTTP आर्किटेक्चर। HTTP का आर्किटेक्चर क्या है, कैसे HTTP वर्क करता है रियल टाइम। ठीक, तो HTTP जो है, कोई भी हम जो डेटा ट्रांसफर करते हैं एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन, मीन्स ब्राउजर से जो डेटा जो इनपुट्स दिया जा रहा है, एक मैं आपको बना ही देता हूँ। ठीक है, या फिर टाइम सेव करने के लिए मैं यहाँ से यूजर यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यूजर फॉर्म या फिर यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म रजिस्ट्रेशन यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म कोई से भी ले लिया हमने। कंट्रोल पी, और आई थिंक बुला कर मजा नहीं आएगा, इसको कॉपी करते हैं इसको। ये हमारा यूजर ये हमारा यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। ठीक है, तो काम क्या होता है, ये एक्चुअली बना है किसमें, जीयूआई फॉर्म में, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये डेटा जो है ब्राउजर से ट्रांसफर किया जा रहा है किसमें, सर्वर। कहाँ जा रहा है ये डेटा, ब्राउजर से सर्वर। कोई बताएगा ब्राउजर से सर्वर में जब हम डेटा ट्रांसफर करते हैं तो कौन से फॉर्म में ट्रांसफर किया जाता है डेटा, किसी को आइडिया है? सर ये जो हमारा रिक्वेस्ट जाता है ना HTML CSS और JS फॉर्म में, तो उसको जावा लैंग्वेज के मदद से वो कन्वर्ट करता है हमारे डेटा को, कि जो हम इंटर करते हैं ना यूजर, जैसे नहीं, फर्स्ट नेम। यहाँ से जो डेटा लेकर जाया जाएगा ब्राउजर से इंटरनेट मतलब नेटवर्क के बीच में, तो कौन से फॉर्म में डेटा लेके जाएगा, डेटा किसमें ट्रांसफर किया जाता है इंटरनेट पे, जो पैकेट्स बनते हैं। ठीक है, या जिसको बोलेंगे ग्लोबली डेटा, जो लैंग्वेज, ग्लोबल लैंग्वेज कौन सा है, जेसन और एक्सएमएल, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन और एक्सएमएल। तो टू ही फॉर्म्स हैं जो क्या कहते हैं डेटा को ट्रांसफर करने के लिए हम यूज करते हैं। ये जेसन मालूम है ना, जेसन? हम्म, सही नाम सुना था बट बहुत इसके बारे में इंफॉर्मेशन। जेसन कोड, ये है जेसन का कोड, जावास्क्रिप्ट। अभी आपको सारी चीजें दिखा दूंगी। आप लोग अभी इतने दिन में भी कुछ पढ़े ही नहीं, मैंने क्या पढ़ रहे थे, सिर्फ जावा के कोड रट्टा मार रहे, कॉपी। ये है जेसन, ये है क्या, जेसन, जेसन फॉर्मेट। दूसरा जो है
एक्सएमएल फॉर्म, जेसन और एक्सएमएल फॉर्म। एक्सएमएल फॉर्म में डेटा एक्सएमएल कोड, ये है आपका एक्सएमएल कोड। मैं बोलोगे सर ये तो HTML का कोड दिख रहा है, क्योंकि HTML आप लोग पढ़े हो, है ना? क्यों HTML पढ़े हो ना? ये एस्टीमेट तो पहले भी पढ़ा था काफी। काफी पढ़ा, लेकिन ये सारे कोड्स क्या है? XML के कोड्स, ठीक है, XML और JSON। तो इन दोनों लैंग्वेजेस का जो यूज होता है ग्लोबली डेटा ट्रांसफर करने के लिए होता है। कहाँ किस काम के लिए होता है? डेटा ट्रांसफर करने के लिए हम इसी लैंग्वेज की यूज करते हैं, जो कि टैग बेस्ड होता है। ये टैग बने हुए एंगुलर ब्रेस ओपन एंड क्लोज जो बना है, इसको बोलते हैं आपका, क्या बोलते हैं इसको? टैग। तो ये टैग फॉर्मेट में टैग फॉर्मेट। ये जो होता है करली ब्रेस ओपन और क्लोज हो रहा है, तो यहाँ जो डिफॉल्ट। टैग, हाँ, OWL ऑल ID 1201, तो ये सारी चीजें क्या है? डेटा है। जैसे कि UIDI का डेटा, अगर UIDI जो आधार के डेटा होते हैं वो सारे के सारे क्या है? XML कोड, सॉरी, XML कोड ऑफ UIDI, यूनिक आईडी, UIDI है ना, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी, UI डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। XML, ठीक है। मैं आपको रियल टाइम में दिखा, जैसे कि फेक स्टोर API या डमी API, कोई से भी API, फेक स्टोर API, इसमें हमने क्लिक किया, ये ई कॉमर्स का सैंपल एप्लीकेशन। तो ये सारे जो डेटा है, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, ये डेटा, ये एक्चुअली कनेक्टिविटी बनाने के लिए है, ये कनेक्शन बनाने के लिए है, कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए, डिस्क्रिप्शन, एंड पॉइंट्स, सारे के सारे एंड पॉइंट्स कनेक्ट करने के लिए। लेकिन हमें चाहिए क्या? जेसन में डेटा। तो जेसन में डेटा हमें चाहिए, तो ये पेक स्टोर API में आप आ जाओ, पेक स्टोर API क्लोज करते हैं, सैंपल API, ये देखो गेट, गेट एक क्या है? गेट लिखा हुआ, क्योंकि आपका बेस स्ट्रॉन्ग करने से पहले मैं सारी चीजें आपको एनालाइज करा रहा हूँ कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, आप क्यों पढ़ेंगे ये सारी चीजें। स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टूडेंट्स जो होते हैं वो सारी चीजें देखते हैं, सुनते हैं, उसके बाद स्किप कर देते हैं कि अरे इंपॉर्टेंट नहीं। लेकिन मैं सारी चीजें गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट, API, जेसन्स और सर्वर्स, ये सारी चीजें आपको क्यों एनालाइज करा रहा हूँ? क्योंकि जो कोड हम पढ़ने वाले हैं उसमें कोड होगा, और चीजों को, मेरा टेक्निक अलग है पढ़ाने का। मैं पहले सब चीजों को एनालाइज कराता हूँ, फिर उसके बाद विजुअलाइज कराता हूँ कोड में, कि आप ये विजुअलाइज कीजिए सारी चीजों को, आप देखिए कि ये चीजें ऐसे ऐसे रियल टाइम में होती है ना, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, आपको क्लैरिटी मिले, फुल क्लैरिटी, और आपको ज़्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़े, कम टाइम में आप अच्छे डेवलपर बन सके। इसलिए मैं सारी चीज़ें पहले से आपको दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। नहीं तो कोड स्टार्ट करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कोड मैं अभी कल से स्टार्ट कर दूंगा, है ना? बताओ। नहीं सर, बिल्कुल सही नहीं सर, बिल्कुल ठीक है। आप एक बार ओवरव्यू सब दे दीजिए तो हम लोग को भी ना रिकॉल करने में वो चीज़ हाँ काफी इस, हाँ इसीलिए इसीलिए मैं सारी चीज़ें क्या करता हूँ, पहले से बताता हूँ कि क्या क्या करना है आपको।
क्योंकि मैं जेसन बोल रहा हूँ कि जेसन ये होता है, आपने कभी जेसन देखा ही नहीं। मैंने बोला कि आप अज्यूम कर लो, आप क्या अज्यूम करोगे जेसन? मैंने बोला एक्सएमएल फॉर्म में डेटा ट्रांसफर होता है, आप अज्यूम कर लो। हाँ, आप नहीं अज्यूम कर सकते ना। अज्यूम वो करेगा ना जिसने कभी एलिफेंट देखा होगा, कि हाँ मान लीजिए एलिफेंट है, कभी किसी ने देखा ही नहीं तो वो सोचेगा क्या होगा, एलिफेंट मतलब चाकू होगा, नाइफ। यस। कुछ भी समझ सकता है ना अपने हिसाब से। हाँ सर। तो हमें कुछ भी नहीं समझाना, हमको एग्जैक्ट पॉइंट समझना है ताकि वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो, सारी चीजें ठीक है। तो यहाँ से जो डेटा ट्रांसफर होगा तो किस पैटर्न में ट्रांसफर होगा, क्योंकि हम जो है अब प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं सर्वर का, तो हमें मालूम होना चाहिए ना कि ब्राउजर से डेटा किस पैटर्न में आना चाहिए, आएगा, और हमें किस पैटर्न में डेटा हमें कलेक्ट करना है, जेसन और एक्सएमएल कैसे बनाए जाते हैं, इनका यूज क्या है, कैसे डेटा हम प्रोवाइड करेंगे, सेट करेंगे सर्वर पे, ये सारी चीजें हमें पहले ही मालूम होनी चाहिए ठीक है। देखो अब क्या बता रहा था मैं, एक स्टोर एपीआई। तो ये एपीआई है, ये है एंड पॉइंट यूआरएल। एपीआई प्रोडक्ट्स, कितने प्रोडक्ट्स है इसके अंदर? 200 products. Get a list of product available in the e-commerce store. क्या बोल रहा है? गेट अ लिस्ट। अब लिस्ट आप गेट कर सकते हैं जो कि अवेलेबल कहाँ है, ई कॉमर्स स्टोर पे। 200 लिस्ट, अगर ये सारी चीजें डेटा आपके पास कहीं से आ रहा है, एपीआई के थ्रू आ रहा, तो आप कौन से डेटा टाइप यूज करेंगे इस डेटा को स्टोर करने के लिए अपने जावा कोड में, मीन्स एडवांस जावा के कोड में, सर्वलेट में? कैसे ये सारे के सारे डेटा स्टोर करेंगे, और स्टोर करने के बाद आप दिखाएंगे, उसके लिए क्या यूज करना होगा? कलेक्शन, कलेक्शन फ्रेमवर्क है ना। तो कलेक्शन में क्या होती है, मल्टीपल डेटा हम स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि कलेक्शन आपने अभी पढ़ा नहीं है, तो उसी के अंदर हम लिस्ट, सेट, मैप, डिलीट, पैच, सॉरी लिस्ट, मैप, सेट, सारी चीजें पढ़ेंगे। पढ़िए आपको फटाफट, जल्दी, टाइम नहीं है ना। तो ये किस टाइप का डेटा हमें मिल रहा है यहाँ से? गेट मेथड मिल रहा है। गेट का काम क्या है, गेट क्या करता है? एपीआई मिल रही है। तो ये एपीआई आपको क्या दे रहा है? मल्टीपल रिकॉर्ड्स दे रहा है। अब मल्टीपल रिकॉर्ड्स को आपको स्टोर करना है, कैसे स्टोर करेंगे, या फिर मल्टीपल रिकॉर्ड ट्रांसफर करना है, तो इस तरह से सारी चीजें। तो ये है, देखिए रेस्पॉन्स बॉडी, इसके अंदर क्या मिला है? कंटेंट टाइप, कंटेंट टाइप, कंटेंट टाइप क्या है? रेस्पॉन्स हेडर, गेट मेथड, रिक्वेस्ट, ठीक है। यहाँ पास एक चीज आपको देखने को मिली, फर्स्ट क्या है? गेट, दूसरा एंड पॉइंट्स यूआरएल। इसको क्या बोलेंगे? एंड पॉइंट्स यूआरएल, क्योंकि जब भी यहाँ पास हम देखिए, यहाँ पास यूआरएल है ना, तो ये लास्ट में क्या है? फेक स्टोर, मॉक सर्वर। इसके पहले क्या है? डोमेन नेम। तो ये इसे बोलता है एंड पॉइंट्स यूआरएल। हम्म, बोलो यार। तक लाइट नहीं है, ही बताओ। हाँ, तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, कहाँ तक? ये क्या है? आईपी एड्रेस एंड पोर्ट नंबर, या फिर इसको बोलेंगे डोमेन नेम, यस। ठीक। और इसके बाद मॉक सर्वर एंड फेक स्टोरेज एपीआई, ये क्या है? एंड पॉइंट्स यूआरएल। तो इसको हम, इसको फेक स्टोर ने बोला है, ये तो आपको प्रोवाइड नहीं करेगा। ये सिंपल क्या बोल रहा है? डोमेन नेम तो वही है आपको, उससे आप अपने आप, क्योंकि इस चीज को आप अपने एप्लीकेशन में यूज करने जा रहे हैं, तो आपका होस्ट आईडी रहेगा, आईपी एड्रेसेस। तो ये क्या प्रोवाइड करेगा? एक लास्ट का यूआरएल की एपीआई। डोमेन नेम एंटर करने के बाद मीन्स जो भी यहाँ पास लोकल होस्ट, मान लीजिए हमारा है लोकल होस्ट, पोर्ट नंबर 8080, देन इसके बाद यहाँ स्टार्ट करेंगे एपीआई प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स, देन एंटर करेंगे तो एपीआई प्रोडक्ट्स का यूआरएल हमें मिलेगा, बट इस टाइप का भी कोई नहीं है। तो ये समझ में आया, एंड पॉइंट्स यूआरएल, इसको क्या बोलते हैं? एंड पॉइंट यूआरएल। तो फेक स्टोर एपीआई बोलता है एंड पॉइंट यूआरएल है। दूसरा क्या है? गेट मेथड्स। क्या लिखा है यहाँ पास? कॉपी एंड पॉइंट्स यूआरएल, है ना, ब्लैक में देखिए, कॉपी एंड पॉइंट्स यूआरएल। समझ में आया? एंड पॉइंट्स यूआरएल, इंडस्ट्री में जाएंगे, आपको दिया जाएगा, बोलेगा अरे हमने एंड पॉइंट्स यूआरएल भेजा, आप मर्ज करो, या आपसे पूछा जाएगा एंड पॉइंट यूआरएल क्या होता है, ठीक है। तो ये एंड पॉइंट्स यूआरएल, पहला इसमें देखो क्या है? गेट, दूसरा यूआरएल, तीसरा रेस्पॉन्स हेडिंग, चौथा रेस्पॉन्स बॉडी, यहाँ क्या है? रिक्वेस्ट बॉडी,
रिक्वेस्ट बॉडी में क्या है, एन ए। रिक्वेस्ट हेडर में क्या है, एन ए, नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल। ठीक है, ये सारे गेट के कंडीशन में है। गेट, गेट यूजर, गेट यूजर्स, तो क्या है, गेट अ लिस्ट ऑफ यूजर्स रजिस्टर्ड यूजर। कितने रिकॉर्ड्स उसके अंदर, 200 रिकॉर्ड्स। गेट कार्ड्स, कार्ड्स की डिटेल्स, पूरा का पूरा। ये एपीआई बनाई गई है, किसने बनाया है, कौन बनाया है, कोई बता देगा कैसे बना है ये सारे एपीआई, ये सारे डेटा कैसे बनते हैं, एंड पॉइंट्स यूआरएल कैसे बनाए जाते हैं? नहीं मालूम, फर्स्ट टाइम, ये कैसे बनते हैं यार? अरे जावा, जावा बनाता है, स्प्रिंग बूट बना के देता है, यही एपीआई बनाने के लिए तो आपको कंपनी में हायर किया जा रहा है। है, यही बना के आप देंगे तभी तो दूसरा कोई यूआई वाला, यूआई डेवलपर यूज करेगा आपकी एपीआई को। हम्म? तो ये डेटा एक्चुअली कहाँ है, डेटाबेस में स्टोर्ड है, तो ये एंड पॉइंट्स यूआरएल बनेंगे। यहाँ गेट एपीआई ऑर्डर स्टेटस, ऑर्डर आईडी इक्वल टू ऑर्डर आईडी, ये डायनेमिक है, डेटा आपसे ऑर्डर आईडी देंगे, इसमें ऑर्डर आईडी, आईडी देंगे तो वो क्या करेगा आपको, ये ऑर्डर आईडी दिख रहा है, ऑर्डर आईडी, यूजर आईडी। तो ऑर्डर आईडी के बेस पे वो डेटा आपको रिटर्न करेगा। मान लीजिए ऑर्डर आईडी हमने दिया 1, तो क्या रिकॉर्ड मिलेगा जिसकी यूजर आईडी 1 है स्टेटस में, तो ओनली 1 रिकॉर्ड, या फिर मल्टीपल रिकॉर्ड, ओनली 1 रिकॉर्ड्स। क्यों? क्योंकि आपने ऑर्डर आईडी एंटर किया है, इनपुट दिया है, तो ऑर्डर आईडी 1 ही मिलेगा। ठीक है, इस तरह से गेट। अब ये क्या है, पुट, पुट का मतलब क्या होता है, पुट, पुट कुछ मीन्स, इंसर्ट कर, हाँ पुट मतलब इंसर्ट नहीं, अपडेट, अपडेट। अपडेट करने के लिए। ठीक है, गेट मतलब फेच करना सर्वर से, लेना, और पुट मतलब अपडेट करना। ठीक है, तो यहाँ पास रिक्वेस्ट हेडर में देखिए क्या है, रिक्वेस्ट हेडर मतलब रिक्वेस्ट किया जा रहा है। हाँ डेटा है, क्या डेटा है, यूजर आईडी है, आइटम। तो ये रिक्वेस्ट कर रहा, कौन रिक्वेस्ट कर रहा, ब्राउजर। ये मैं हूं ब्राउजर, मैंने यूजर आईडी को रिक्वेस्ट किया कि आइटम है मेरे पास, प्रोडक्ट आईडी 1 है, क्वांटिटी इसकी 2, एक ऑब्जेक्ट एंड प्रोडक्ट आईडी जिसकी 3 है, क्वांटिटी क्या है 1 है, जाके अपडेट कर दो। तो अपडेट करने के लिए दिया मैंने, तो ये जाएगा सर्वर में, उसकी ऑर्डर आईडी जो भी होगी उसको क्या किया जाएगा, अपडेट किया जाएगा, अपडेट करने के लिए। तो ये एक्चुअली क्या है, पुट मीन्स रिसोर्स जो ऑलरेडी क्रिएट किए गए डेटाबेस में, उस रिसोर्स में जाके चेंजेस करना। ठीक है, इसके बाद वो रेस्पॉन्स रिटर्न करेगा, यस ऑर्डर आईडी 6, स्टेटस प्लेस्ड, मैसेज ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस्ड, मतलब जो भी ऑर्डर आपका प्लेस कर दिया गया। ये तो कौन कौन से मेथड होते हैं, ये पुट, गेट, पैच, ये सारे मेथड्स हैं। तो HTTP, अब आपको बता रहे हैं HTTP का आर्किटेक्चर। तो सबसे पहले इसमें बताओ क्या है, रिक्वेस्ट हेडर, यहाँ HTTP आर्किटेक्चर में आते हैं ये ऊपर। ठीक है, आर्किटेक्चर नीचे ही ले लो। सबसे फर्स्ट रिक्वेस्ट हेडर, रिक्वेस्ट क्या लिखा जा रहा है, हेडर क्या है, उससे पहले क्या है, रिक्वेस्ट बॉडी, सब मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ, फिर इसके बाद सेट करेंगे। रिक्वेस्ट बॉडी और क्या होती है, रिस्पॉन्स, रेस्पॉन्स हेडर, रेस्पॉन्स के मिलेंगे। चलो गाइस, कल कंटिन्यू करेंगे। क्या है एक्चुअली बैटरी मेरा लो है, पावर नहीं है।